अच्छा देखो क्या कह रहा है जी, मोलैरिटी कितनी है, वो 2 मोल पर लीटर है। मतलब 1 लीटर में सॉल्यूट के 2 मोल होते हैं। 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने हैं, 2 मोल है। अच्छा डेंसिटी कितनी दे रहा है जी, 1.28। सो मुझे पता है मास निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर लेता हूँ। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज जिसमें हम देखेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के देखेंगे सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सॉल्यूशन वाइज। ठीक है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, जैसे क्वेश्चन कैसे डील करना है आपको और आप कैसे शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ये पहला वीडियो है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। हमने क्या किया है, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का और उसके हमने प्रीवियस 10 ईयर से क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो उनके हम क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखेंगे, आंसर देखेंगे, और ईयर वाइज हम बढ़ेंगे 2023 से, इट इज 2023, एंड वी आर गोइंग टू मूव फ्रॉम 23 टू 22, 21, 20, राइट, इन दिस वे। नाउ लिसन द फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। सो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. We will have to find the correct statement. There are 5 statements in the question. Listen, atoms of all elements are composed of 2 fundamental particles. We know that atoms are having 3 fundamental particles, electron, neutron and proton. जबकि ये कह रहा है कि 2 है यहाँ पर। So पहला वाला क्या है, गलत है। The mass of the electron, yes, in kilogram it is 10 to power minus 31. So it is the right one. ऑल द आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो आइसोटॉप्स की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। आइसोबार्स में उल्टा होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है ना। सो इट इज द राइट वन। नाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। नहीं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं इसलिए उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूम रहा है, वो न्यूक्लियस में थोड़ी ना है। सो इट इज नॉट द राइट वन। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी रिगार्डेड द अल्टीमेट पार्टिकल। यस, डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी आई थी उसने महर्षि कनाद वाली ही बात कही थी कि एटम ही सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको फिर से फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये किसने कहा था, महर्षि कनाद ने, इंडियन फिलोसोफर ने। बिल्कुल वही डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ने कहा था, इफ यू विल टेक अ मैटर एंड देन वी विल गो ऑन डिवीजन, फर्दर डिवीजन एंड डिवीजन, सो अल्टीमेटली वी विल गेट अ सच टाइप ऑफ कंडीशन इन विच देयर विल बी नो फर्दर डिवीजन पॉसिबल। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवीजन, the particle in that we will be having, that will be the atom, right? Smallest possible indivisible particle is an atom. So the same definition was given by Dalton and Maharshi Kanad. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, एक इंडिविजुअल होते हैं, डिविजल होते हैं, ये हमें पता है, ये डाल्टन की बात कर रहा है। सो BCE, बी नहीं जी, CE, BCE, सो बी ऑप्शन विल बी द राइट। ये था 2023 का क्वेश्चन। हमने क्या करना होता है, किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए उसके प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन रामबाण होते हैं, राइट। अगर आप उनको कर लेते हैं ना तो आपको अप्रोच पता चल जाती है कैसे करना है, और आपको पता चल जाता है कि पूछ क्या रहा है। उसके मिलता जुलता ही क्वेश्चन आप देखेंगे अगले साल में, 2024 में, 25 में, ऐसे ना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर ये 2023 का है। The right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure, 100% pure नहीं है, 20% pure है। Okay, so pure limestone. So listen, CaCO3. If you will heat it, you will be getting CaO and CO2. It is 100 gram. अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, सबका मॉलिक्यूलर मास लिख लेता हूँ। If you will heat 100 gram of calcium carbonate, you will be getting 20 Ca40 and 16, 56 gram of CO2, 60, 12 and 8 to 16, 16, 16, 32, 32 and 12, 44 gram of CO2. If you will heat 100 gram of calcium carbonate, you will be getting 56 gram of calcium oxide, 44 gram of carbon dioxide.
राइट। अब वो क्या कह रहा है जी, वो 100 ग्राम को नहीं हिट कर रहा है, वो तो 20 ग्राम को कर रहा है और उसको CO2 मिल रही है। हमें पता है कि अगर मैं 100 ग्राम को करूंगा तो मुझे कितनी CO2 मिलेगी, 44 ग्राम CO2 मिलेगी। अच्छा, मैं 1 ग्राम को करूंगा तो देखो जी 44/100 मिलनी चाहिए, और वो कितना कर रहा है 20 ग्राम को। तो 20 ग्राम को कितने मिलनी चाहिए भाई, 44/100 इंटू 20, 25 दैट मीन 44/5, इतनी ग्राम मिलनी चाहिए। कब, जब वो 100% प्योर हो, जब वो 100% प्योर हो इतनी ग्राम मिलनी चाहिए 44/5। लेकिन वो 100 ग्राम 100% प्योर नहीं है, इज नॉट 100% प्योर, राइट। सो इट इज 20% प्योर, सो यू विल हैव टू गेट द 20% ऑफ दिस वैल्यू। सो इतना मिलता जब जब आपका 100% प्योर होता। अब वो 20% प्योर है, 80% तो इम्प्योर है, मतलब 20% ही आपको CO2 भी देगा, 20% ही CO2 देगा, 100% CO3 आपको CO2 नहीं देने वाला है, जो प्योर है वही तो देगा। सो इसका मतलब 20% निकाल लो आप, वही आपका आंसर होगा। जब आप चीज ही कोई इम्प्योर ले रहे हो, मान लो ये 100 ग्राम करने पे ये मिलता है, कब मिलता है, जब वो 100% प्योर होती है। अगर ये 50% प्योर होती ना तो पता है क्या होता, इसका 100 ग्राम इसका आधा देता 28 ग्राम, इसका 22 ग्राम देता, अगर ये 50% प्योर होती तो। ऐसा होता है ना। नाउ इसका 20% निकाल लो, 20% मतलब ऐसे निकालते हैं, राइट। सो इट इज 44/5 इंटू 5, 5 48 और 5 9 45 ही लिखो सीधा। सो 9/5 हो गया, 5 एकम 5, 5 8 40, 1.8। सर जी 1.8 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, 1.76 का तो है ना, यही है राइट आंसर। आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा राउंड फिगर में करना पड़ेगा। अब देखो जी, ये 44/8 था, 44/8 था, 5 था। अब मुझे पता है 5 की टेबल में तो 44 नहीं आता है, 44 इज नॉट इन द टेबल ऑफ 5, सो वी नो दैट व्हाट 5 9 45। सो इसको मैंने 45 कंसीडर कर लिया, 5 9 45, 9/5 ऐसे कर सकता हूं, एकदम आंसर आ जाएगा। और अगर आप पॉइंट के 3 डिजिट तक भी मेरा डिजिट नहीं मिल रही तो फिर तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन योर एग्जामिनेशन, है ना। सो आपको राउंड फिगर में करने पड़ेगा कैलकुलेशन, राइट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। In 1 मोलल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ए सोल्यूट, हमें पता है अगर मोलल का 1 मोलल का क्या मतलब होता है, 1 मोलल का क्या होता है, मतलब 1000 ग्राम सोलवेंट जो हुआ सो उसमें कितना 1 मोल सॉल्यूट होगा, वह 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल होगा। या मैं कह सकता हूं 1 मोल इज प्रेजेंट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, आई कैन से दैट 1 mole of solute is present in 1000 gram of solvent. If 1 mole is present in 1000 gram of solvent, so half, that means 0.5 mole will be present, half. So 1000 into 0.5, हाँ जी, so 500 ग्राम। सीधी सी बात है भाई, 1 मोल 1000 ग्राम में प्रेजेंट है तो आधा मोल 500 में होगा, चौथाई मोल 250 में होगा, सीधा सा लॉजिक है, बाकी समझ सकते हैं आप। अब ये भी तो कहते हैं जी एक पेन है 5 रुपए का तो 10 पेन कितने होंगे जी, 10 पंजे 50, 1 मोल है 1000 में तो 0.5 कितने होंगे जी, 1000 से 0.5 को गुना कर दो, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा। सो 500 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यस 500 ml ऑफ सोलवेंट, नो जी नो। आप आधा किलोग्राम सोलवेंट कह सकते हैं या 500 ग्राम सोलवेंट कर सकते हैं, बिकॉज द टर्म मोलैलिटी इज गिवन टू यू, मोलल, इट इज नॉट मोलर। गेटिंग माय पॉइंट? Now, an organic compound contains 78% by mass carbon and the remaining percentage of hydrogen. अच्छा, तो कार्बन है जी आपका 78% और हाइड्रोजन कितना हुआ जी 100 में से, रिमेनिंग का क्या मतलब, परसेंटेज का क्या मतलब, 100 है ना, 100 होता है, 100 में से 78 गए तो आपका कितना हो गया जी 22 बच गया, 22 बच गया। अब देखो ये तो है जी आपकी कार्बन और ये है आपका हाइड्रोजन। सो कार्बन को देखेंगे जी 78/12 और हाइड्रोजन को देखेंगे जी 22/1, ठीक है जी। सो 12 से देखो, अच्छा 12 पंजे 60
है ना, 12 छंग 72। वी नो दैट 12 6 जा 72। अच्छा 12 छंग 72। अच्छा अच्छा देखो कितने बचेंगे, 78 में से 72 के 6 बचेंगे, है ना, 6 बचेंगे, पॉइंट लगाया 60 हो गए, 12 पंजे 60, राइट। अब देखो जी ये कितना है जी, ये 22 ही है, ये तो 22 ही है। तो अभी आपको ये 6.5 है, ये 22 है, कुल मिला के आपका आंसर ये होना चाहिए C 6.5 H 22। वैसे आंसर तो ये है एग्जैक्ट, लेकिन आपको पता है जी इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कार्बन को 1 मान रखा है। अच्छा कार्बन को 1 मान रखा है, कैसे मानूंगा कार्बन को 1? अगर मैं 6.5 से यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो कार्बन 1 हो जाएगा, फिर अगर यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, है ना। सो अब देखो इट विल बिकम 1, बट इट विल बिकम 6 या 18 होते हैं जी, तो 3 सवा 3 के आसपास बैठेगा, 3 या 3.12 के पास। सो जी 3 पॉइंट ये कार्बन है और ये H जो आपके 3 पॉइंट समथिंग है, ये 3 पॉइंट समथिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 2 है या 4 है या फिर 3 है, तो ऑब्वियसली आंसर फिर यही हो गया, है ना। तो ऐसे होगा आपका 6.5 को आप देख लो, 6 या 18 होते हैं और फिर उसमें 1.5 जोड़ लो, 19.5 आ जाएगा। अभी 19.5 तो नहीं है, 22 है, तो आप इसलिए कह रहा हूँ ये 3 नहीं जाएगा, ये 3.12 जाएगा, तो 3.12 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, CH3 है, तो CH3 विल बी द राइट आंसर। राइट है जी, राइट है। नाउ अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द नीट 2021 का क्वेश्चन है देखो, और ये एक बार बता दूं NTSC जो 10वीं लेवल में देते हैं उसका क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी नीट में। देखो जी देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है। अब देखो मेरे पास तरीका है जी, सबके पहले तो मोल्स निकाल लूँ, मोल्स निकालने के बाद उनके मॉलिक्यूल निकाल लूँगा, कोई मॉलिक्यूल है फिर उसमें एटम निकाल लूँगा, है ना। या फिर एक तरीका और है कि जी सबसे आप पहले मोल निकाल लो, जिसके ज़्यादा मोल्स वही आंसर है, क्योंकि जिसके ज़्यादा मोल होंगे आप उसको एवोगैड्रो नंबर से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, जिसके जितने ज़्यादा मोल आएंगे उसके ऑब्वियसली एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा आएंगे, तो आप मोल्स निकालो, मोल्स, राइट। सो मोल्स निकाल रहा हूँ, 1 ग्राम 108। सो इसके जी कितने हैं, ये एटम है, ये भी एटम है, एटम, अच्छा एटम ही है, नहीं ये मॉलिक्यूल है जी। अच्छा तो मैं एटम से डील करूंगा, मैं एटम से डील करूंगा, हाँ जी। 1 ग्राम अभी फिलहाल तो 1/108 मोल है, अच्छा जी 1/24 मोल है, 1/32 मोल है, 1/32 मोल है, 1/7 मोल है। अच्छा इतने मॉलिक्यूल होंगे जी, अन्य से मल्टीप्लाई कर लो आप, इतने तो होंगे मॉलिक्यूल, एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब एटम देख लो, इसमें तो उतने ही एटम आएंगे, इसमें भी उतने ही एटम आएंगे क्योंकि है ही एटम। अच्छा इसमें क्या होंगे एटम, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज हैविंग 2 एटम्स, सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 2/32 Na। सो इसका मतलब ये 1/16 Na है, 1/16 Na है। अब देखो जी सबसे ज्यादा कौन सा है, अच्छा देखो सबके ऊपर 1 है, you will be saying that 1/1/1/1/1। अच्छा सबका न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और पता है कि नीचे की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वैल्यू कम होगी ओवरऑल, या फिर नीचे की वैल्यू जितनी कम होगी ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे तो जी 108 है, 24 है, 16 है, कुछ राहत है, यहाँ पे तो देखो 7 है, सबसे कम है इसके नीचे, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, है ना भाई। अगर ये कंपैरिजन करना जाए, ऊपर तो न्यूमरेटर सेम है ना, और डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी छोटी वैल्यू होती जाएगी, या जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा और लेसर विल बी द हायर विल बी द ओवरऑल वैल्यू। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू इसी की सबसे ज़्यादा होगी। आप ऐसे कर सकते हैं इसको एकदम। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस होना होगा 20 मोल्स, राइट, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। अब मुझे पता है जी हैबर प्रोसेस आपको भी पता होगा कि ये होती है, इक्विलिब्रियम का साइन लगा लिया करो, N2 + CH2 gives 2NH3। अच्छा ये है हैबर प्रोसेस, है ना। अच्छा जी इसमें क्या हो रहा है, ये कितना मोल्स बनाना चाह रहा है जी, ये 20 मोल्स बनाना चाहता है NH3 के। चलो अच्छा देखो लॉ क्या कहता है, स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है,
इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करके इसके 2 मोल बनाएगा। ये कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, है ना। अब ये स्टोइकियोमेट्री कह रही है, अच्छा तो मुझे कितने, अगर 2 मोल मुझे अमोनिया के बनाने हैं ना, तो मुझे हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए जी? 3 मोल चाहिए। सो 2 मोल्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 मोल्स ऑफ H2। सो ऑब्वियसली 1 मोल विल बी रिक्वायर्ड if I will be taking 1 mole will be formed by 3/2 moles of H2। अब मुझे बनाने जी 20 मोल। अगर मुझे 20 मोल चाहिए तो 3/2 इंटू 20, 2 10 10 दिया 30 मोल। 30 मोल चाहिए जी मुझे H2 के। मुझे H2 के कितने मोल चाहिए? 30 मोल चाहिए। राइट आंसर। इस तरह से कर सकते हैं। 2 मोल्स बन रहा है 3 मोल से, 1 बनेगा 1.5 से, और 20 बनेंगे 1.5 गुना कितने? 20 से। तो अब ये 1.5 गुना 1.5 और 20 को गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा आपका। 30 आंसर। ये था 2019 का क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी दी हुई है इतनी है, मोलैरिटी भी दी हुई है। अच्छा मोलैरिटी पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है। अच्छा, we know that what is the molality. I'm talking about molality. Molality. Moles of solute upon mass of solvent in kg. अच्छा ये तो पता है। अच्छा देखो क्या कह रहा है जी, मोलैरिटी कितनी है? वो 2 मोल पर लीटर है। मतलब 1 लीटर में सॉल्यूट के 2 मोल होते हैं। 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने हैं? 2 मोल है। अच्छा डेंसिटी कितनी दे रहा है जी? 1.28। सो मुझे पता है मास निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर लेता हूँ। व्हाट इज द वॉल्यूम? 1 लीटर मतलब 1000 ml है, 1000 ml। ये मैंने 1 लीटर तो वॉल्यूम मान लिया सॉल्यूशन का, और ये मान लिया कि जी सॉल्यूट कितना है मेरा? 2 मोल है उसमें। इतना तो मुझे कुछ ना मानना पड़ेगा। अच्छा वॉल्यूम कितना है? 1000 ml एंड डेंसिटी इज 1.28। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट। सो आई विल बी गेटिंग 1280 ग्राम। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किसका रखा? सॉल्यूशन का। तो मास किसका मिलेगा जी? सॉल्यूशन का मिलेगा ना, मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ जी 2 मोल है। मास ऑफ सॉल्वेंट, आई विल बी रिक्वायरिंग मास ऑफ सॉल्वेंट। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे पता है मास ऑफ, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या बनता है जी? मास ऑफ सॉल्यूशन बनता हो। अगर मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से क्या घटाऊंगा? मास ऑफ सॉल्यूट घटा दूंगा। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है जी? 1280 ग्राम। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट कितने हैं जी? सॉल्यूट के तो 2 मोल है, सॉल्यूट के 2 मोल है, मुझे मास नहीं पता। अच्छा मैं 1280 में से 2 घटा दूं ना, ये 1280 ग्राम है, वो 2 मोल है, ऐसा नहीं कर सकते आप। अब ये 2 मोल में कितने ग्राम होंगे जी? अमाउंट इन ग्राम इज इक्वल टू, अमाउंट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? 40। सो एक्चुअली 2 मोल कहने का मतलब है 80 ग्राम NaOH है। तो आप 80 ग्राम घटाओ 1280 में से, तो कितना? 1200 ग्राम बचा, यानी 1.2 किलोग्राम बचा। 1.2 किलोग्राम। अच्छा 1.2 किलोग्राम 20/12, 4×12, 4×5 = 20, 5/3, और 5/3 1.666 होता ही है। ऐसे हो जाएगा, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 2018 का है ये, और ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड को ले रहा है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है जी? फॉर्मिक एसिड होता है COOH, उसको क्या कर रहा है? और एक ऑक्सैलिक एसिड होता है ना। ये तो 2.3 ग्राम ले रहा है ना, और इसको ले रहा है 4.5 ग्राम। अच्छा द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज थ्रू QH pellets, द रिमेनिंग प्रोडक्ट्स
weight of the remaining products at STP will be, right? Now what is going to happen? अब देखो मैं COOH को गर्म कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? CO HCOOH ना, फॉर्मिक एसिड HCOOH, कार्बन की 4 बॉन्ड भी जुड़ने चाहिए, CO प्लस H2O मिलता है। ये आपको देखो याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और अगर आप ऑक्जेलिक एसिड को गर्म करोगे तो आपको मिलता है CO प्लस CO2 प्लस H2O। एक बार CO निकलती है, एक बार CO2, फिर H2O निकल जाता है, बैलेंस होती है इक्वेशन ये। अब अच्छा, ये 2.3 ग्राम है, इसका मतलब कितने मोल हुए जी? अच्छा 2.3 मोल है। HCOOH का अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ना, ये 46 बैठता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 90 बैठता है, तो ये तो होना चाहिए 23/46 यानी 0.5, लेकिन ये 0.05 मोल हो जाएगा क्योंकि वो 23 नहीं है, 2.3 है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बैठेगा? इसका जी बैठेगा 0.05। सो 0.05 मोल ऑफ दिस, 0.05 मोल ऑफ दिस। अच्छा, एक मोल इसका, एक मोल ही तो प्रोवाइड करा रहा है CO के, सो इसके भी 0.05 मोल बनेंगे, 0.05 मोल बनेंगे इसके, इसका 0.05 मोल, इसका एक मोल ऑक्जेलिक एसिड का COOH का, इसका एक मोल प्रोवाइड करा रहा है, तो 0.05 प्रोवाइड कराएंगे हर चीज के, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हर एक का 1 ही है। ओके जी, 1 ही है हर एक का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा जी, अब देखो आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। क्या बात हो गई जी? देखो इसने क्या किया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहा है ये। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है ना, ये वाटर एब्जॉर्बर का काम करता है, जहां भी H2O देखो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, H2O यहाँ पे बन रहा है, तो H2O को तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, H2O तो आपको फाइनल प्रोडक्ट में मिलेगा नहीं। ये कह रहा है कि रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या होगा? अब H2O को तो उसने छोड़ा ही नहीं है, जो आपको प्रोडक्ट मिल जाए वो तो पहले एब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, इसने एक KOH पैलेट से और गुजारा है। अच्छा, KOH पैलेट्स क्या करती हैं? क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं? पैलेट्स होती हैं, वो क्या करती हैं? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। उन्होंने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, सो फाइनली यू विल बी गेटिंग ओनली CO फ्रॉम हियर, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.05 मोल 0.05 मोल। अब दोनों एक से ही है तो CO, सो यू विल बी एडिंग 0.05 प्लस 0.05, 0.1 मोल ऑफ दिस यू विल बी गेटिंग। अच्छा, CO का ये मोल है, आंसर मोल नहीं दिया उन्होंने, आंसर दिया है ग्राम में। तो आंसर ग्राम में कैसे निकालेंगे जी? हमें पता है अमाउंट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO? 6012, 8O16, it is 28. So now 0.1 into 28, it will be amount in gram. So it is 2.8 gram. 2.8 gram. 2.8 ग्राम जूल पे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बस ये अगर आपको किसी को रिएक्शन नहीं पता होगी, जो फॉर्मिक एसिड को गर्म करने पे COH2 और ऑक्जेलिक एसिड को गर्म करने पे CO2 H2O मिलता है, तो देखो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। और ये भी पता होना चाहिए कि KOH क्या करता है, कंसंट्रेटेड होकर करता है, ये आपको पता होना चाहिए बाय द वे। द वर्क ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज टू एब्जॉर्ब H2O मॉलिक्यूल्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ KOH पैलेट्स इज टू एब्जॉर्ब CO2 मॉलिक्यूल्स, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। इन विच केस ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर मैक्सिमम, देखो जी नीट 2018 का क्वेश्चन है। हाँ, किससे? रेड से करते हैं। अच्छा 18 ml। अच्छा देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे मोल से निकालना कितने, 10⁻³ मोल, जिसमें सबसे ज्यादा मोल वही वाला आंसर। अच्छा ये देखो 22.4 से 22, ये लीटर है ना, तो 22.4 से डिवाइड करूंगा इसको। अच्छा देखो यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, 4 का गैप हो गया, तो 10⁻⁴ मोल है ये। आप देख लेना इसको डिवाइड करके, यही आएगा। अच्छा ये 0.18 ग्राम है और ये कितना होता है 18, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, सो 0.01 मोल है। अच्छा यहाँ तक आंसर ऐसे लगता है। अच्छा एक बच्चा क्या करता है, ये 18 ml है, सो 18 ml, अब मुझे पता है कि 22,400 ml से डिवाइड कर दूंगा, आई विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। 22,400 से डिवाइड कर देता है और आंसर उसको लगता है जी ये वाला आंसर होगा, बी आंसर लगा के चला आता है। लेकिन लिसन, वी नो दैट द 22,400 जो होता है वाटर के केस में बता रहा हूँ मैं वाटर के केस में बता रहा हूँ। अच्छा जो 22,400 ml में 1 लीटर मोल होता है ना,
उसके लिए एसटीपी कंडीशन होती है, एक टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर, एक प्रेशर होता है, वो ये हो रहा है जी, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, ये 1 एटीएम प्रेशर होता है। तो तभी तो मैंने यहाँ पे 22.4 से डिवाइड कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में या ए ऑप्शन में इस तरह की कोई कंडीशन ही नहीं दी हुई है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जी 22,400 ml से डिवाइड करूंगा? फिर तो आपको वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर लेना पड़ेगा। एंड वी नो दैट एट द नॉर्मल टेम्परेचर वाटर इज लिक्विड इन फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 gram per ml. Listen, 18 ml of water, we know that mass is equal to volume into density, and volume is 18 ml and density is 1 gram per ml, right? You will be getting 18 gram. वाटर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर पे 18 ml 18 ग्राम के बराबर है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो ये 18 ग्राम है, इट इज 18 ग्राम। 18 ग्राम कहने का मतलब होता है जी 18/18, मतलब 1 मोल है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना आपको। अगर ये इस ऑप्शन में कह देता कि 18 ml ऑफ वाटर एट 1 atm एंड 273 केल्विन, तो तब मैं इसको 22,400 ml से डिवाइड करके इसके मोल निकालता, तब ये आंसर ना हो रहा होता। लेकिन इस कंडीशन में आंसर आपका ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा मोल ना इसमें आ जाएंगे, सबसे ज्यादा मोल इसमें आ जाएंगे ए में, क्योंकि 18 ml दिख तो रहा है ये, लेकिन 18 ग्राम है, राइट। अब मैं आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा। सपोज द एलिमेंट्स x and y combine to form two compounds xy2 and x3y2, when 0.1 mole of this and 0.05 mole of this weighs this, so the atomic mass is of this। ये है क्वेश्चन। अच्छा देखो जी, x and y combine to form two compounds xy2, अच्छा x plus 2y, x3y2, 3x plus 2y, अच्छा इसका 0.1 मोल। अच्छा मुझे xy2 का 1 मोल का मास निकालना हो, तो मतलब मैं इसको मोलिकुलर मास निकालूंगा ना भाई। कार्बन का 1 मोल का मास कितना होता है? 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। CO2 का 1 मोल का मास कितना होगा? 44 ग्राम, 44 ग्राम, क्योंकि CO2 का मोलिकुलर मास कितना है? 44 है ना। अब देखो xy2 की अगर मैं बात करूं तो x plus 2y इट विल बी द मोलिकुलर मास ऑफ xy2। अच्छा मोलिकुलर मास कितना होता है? 1 मोल का मास। ये कह रहा है xy2 का 0.1 मोल ना 10 ग्राम के बराबर है। 0.1 मोल ऑफ xy2 10 ग्राम के बराबर। अच्छा 0.1 मोल है 10 ग्राम के बराबर, तो 1 मोल कितने के बराबर होगा जी? 10/0.1, 100 ग्राम के बराबर। 1 मोल का मास यानी मोलिकुलर मास इसका 100 ग्राम है। अच्छा ये कह रहा है 0.05 मोल जो होता है ना x3y2 का, कितने ग्राम है? 9 ग्राम है। अच्छा तो इसका 1 मोल कितने होगा? 9/0.05 है ना। इसका 1 मोल 100 है ना जी। अच्छा 20 पंजे 100, 20 नम 180, 180, 180 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू निकालनी, वही x का मोलिकुलर मास और y का मोलिकुलर मास होगा। अच्छा इन इक्वेशन को मैं घटा ही लूँ, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकंड -1 करूँ तो जी देखो LHS माइनस LHS 3x plus 2y minus x plus 2y 180 minus 100, 3x प्लस 2y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। अच्छा 3x में से x गया 2x, 2y कैंसिल आउट हो गया, 2x कितना हो गया? 80 के बराबर हो गया। तो x कितने के बराबर हो गया? 40 के बराबर। अब x की वैल्यू इसमें रख दो 40, सो 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, y इज इक्वल टू कितना गया? 100 में से 40 गया 60/2, क्योंकि 2y था ना ये तो y कितना हो गया जी? 30 हो गया। y तो 30 हो गया, x हो गया 40, x 40 y 30, ये राइट हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ये, तो बस आपको केमिस्ट्री इतनी है कि जी मोलिकुलर मास जो होता है वो 1 मोल के मास के बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, दिस वुड चेंज the ratio of chemical species to each other, the ratio of elements to each other, the definition of mass, the mass of 1 mole of carbon।
क्या चेंज कर देगा? अच्छा आपको देखो रेशियो, केमिकल स्पीसीज में क्या रेशियो से क्या मतलब रह जाएगा? कुछ भी मतलब नहीं है। अगर मैं कह दूं कि CH4 में कार्बन 1 है जी, हाइड्रोजन 4 है, ये तो हमेशा कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन सेम रहनी है। द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, मतलब रेशियो और इस केमिकल स्पीसीज का प्रोपोर्शन बात एक ही है। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, ना जी उससे उसको क्या फर्क पड़ रहा है? 1 ग्राम जो है वो 1 ग्राम रहेगा। अब देखो दिक्कत कहां पे आ रही है। द मास ऑफ 1 मोल, अच्छा 1 मोल का मास किसको कहते हैं? जैसे मैं कह रहा हूं कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 है, इसका मतलब इसका 1 मोल अगर मैं लूं तो उसका मास कितना होगा? 12 ग्राम। 1 मोल मतलब इसके 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास 12 ग्राम है, लेकिन इसका मतलब इसका 1 मोल का मास 12 ग्राम हुआ। अगर मैं इसके डेफिनेशन बदल दूं, मैं तो नहीं ले रहा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, मैं तो इसके 10वां भाग ले रहा हूं, मतलब 10 से डिवाइड कर रहा हूं, तो तब कितना आएगा? 1.2 ग्राम आएगा। सही बात है। अगर 6.02 10⁻23 एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो 6.02 10⁻22 एटम्स का, मतलब इसको 10 से डिवाइड कर लिया तो मास कितना होगा? 1.2 ग्राम। तो कार्बन का मास 1 मोल का मास बदल जाएगा। किसी के भी 1 मोल का मास कितना होता है? उसके 6.02 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स का मास, है ना। अगर तुम उस 6.02 10⁻23 को ही बदल दोगे तो उन एटम्स का मास ही बदल जाएगा। समझ में आ रही है? तो यही चेंज होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन था, ठीक ठाक था। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, तो सब में मोल निकाल लो। 1.8, जिसमें मोल ज्यादा वो आंसर देख लो आप। चाहे आप क्या करना करो ना, क्वेश्चन जैसे आ गया, अब आप बीच में एकदम रोक दिया करो, रोक दिया क्वेश्चन को, अब तुम इसको रोक के करा करो। नहीं हो रहा तो अच्छी बात, मतलब ट्राई करो इसको, नहीं हो रहा दोबारा ट्राई करो, और अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, फिर रोक के, है ना। देख लिया करो क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन 1.8 ग्राम अपॉन 18 मोल्स निकालना वाटर के अमाउंट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये 0.1 मोल है। 18/18 1 मोल है। अच्छा तो 18 मोल्स है जी, 18 मॉलिक्यूल्स बताओ, यानी 18/6.02 इंटू 10⁻23 इतने मोल्स हैं ये, क्योंकि 1 मोल में 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, 18 मॉलिक्यूल हैं केवल, तो इतने मोल्स हैं एक्चुअली। सो बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा मोल्स किस में? सी में। आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेज H2 एंड Cl2, ये मास दे रखा है, मतलब H2 और O2 का मास की बात करूं, H2 का मास 1 ग्राम तो O2 का मास 4 ग्राम है। व्हाट इज द मोलर रेशियो? बताओ जी, मोल निकालने। अच्छा अमाउंट इन ग्राम दिया है, मोल इसके निकालिए जरा। 1/2, 2 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 ना। अच्छा जी 4/8 16 32, 32 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। सो ये तो 1/2 है, ये 4/32 है, यानी 1/8। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, 1/2 1/8। अच्छा मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हो गया 1 और ये तो हो गया 4, तो 4:1, ये हो गया जी 4:1, ये हो गया राइट आंसर, है ना। 4:1 हो गया राइट आंसर। अरे मतलब अगर मतलब आपको ये मान लो ना 1 ग्राम दे रखा है या 4 ग्राम दे रखा है, जब ग्राम में मास पता चल गया तो बस फिर मोल्स निकालने आपको मोलर मास से डिवाइड करके। अच्छा देखो जिस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो करें, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अब देखते हैं। अच्छा व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म? अच्छा किस किस की रिएक्शन कराऊंगा जी, AgNO3 और NaCl, हमें पता है AgNO3 और NaCl को अगर मैं रिएक्ट करा दूँ तो AgCl ही प्रेसिपिटेट मिलेगा और NaNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ये क्या कह रहा है, 50 ml इसके 16.9 ग्राम 9%, मतलब कहने का क्या मतलब है 16.9%। वैसे तो यहाँ पे W/V देना चाहिए था उसको, मतलब कि अगर मैं 100 ml लूँ तो उसमें 16.9 ग्राम आएंगे, 16.9 ग्राम आएंगे। अगर मैं 100 ml लूँ सॉल्यूशन का तो AgNO3 के कितना आएंगे 16.9 ग्राम, लेकिन वो आएंगे कब, जब 16.9 ग्राम लोगे, मतलब 100 ml लो, लेकिन 100 ml नहीं ले रहे तुम 50 ml ले रहे हो, मतलब 16.9 का आधा आएगा, ये अमाउंट इन ग्राम है।
मतलब अगर तुम NaCl के 100 ml ले लेते तो तब उसमें 5.8 ग्राम NaCl होता, लेकिन तुमने 100 ml नहीं लिए तो तुमने लिए 50 ml, तो यानी आधा अमाउंट होगा थोड़ा सा। 5.8 का आधा कितना होगा जी? दो 5.8 का आधा कर लेंगे बाद में, तो नहीं कर सकते, बाद में कर लें। अच्छा देखो, अगर वो कहता ना 100 ml ले लिया तो यहाँ पे मैं 16.9 लिखता केवल। यहाँ पे वो कहता ना 100 ml ले लिया तो मैं 5.8 ही लिखता, लेकिन वो आधा 50 ml ले रहा है। अच्छा, तो अब मुझे मोल्स पता चल जाएंगे इस तरह से। मोल्स कैसे पता चलेंगे? ये अमाउंट इन ग्राम है, ये अमाउंट इन ग्राम है। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं, आई विल बी गेटिंग द मोल्स, आई विल बी गेटिंग द मोल्स, राइट। अच्छा चलो देखता हूँ उसको। अच्छा, मुझे AgCl मिल जाएगा। ये कितने मोल्स हैं? ये है 0.1/2, ये 0.1/2। सो 0.1/2 अगर ये आपस में रिएक्ट करें, देखो इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करके इसका एक मोल बनाता है, तो इसके 0.1/2 मोल इसके 0.1/2 मोल से रिएक्शन करके 0.1/2 मोल बनाएंगे, है ना। अच्छा, लेकिन वो आंसर तो ml ग्राम में दे रहा है, तो AgCl के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। Ag होता है 108, Cl होता है 35.5, 5 8 5 13 से लगा 143, तो 143.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, 270 मान लो इसको, 71 72, चलो 71 मान लिया, उससे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.1 आ गया, 7.1 आंसर, यानी 7 है आंसर। ऐसे करेंगे, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, राउंड अबाउट में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जी। 2 से आपने 143 को काट के 71 लिख दिया, ये तो गलत बात है। 71.75 कुछ ऐसा होना चाहिए था जी, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। 70 भी लिख दिया हमने, 70 से ही आंसर आ रहा है, और ऐसा कुछ नहीं होता। अब आगे देखो जी, 20 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करता हूँ तो मुझे MgO और CO2 मिलता है, और मैं नॉर्मल देख लूँ पहले, इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसका एक मोल देता है। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ, Mg 24 और ये 60, यानी इसका 84 ग्राम, Mg 24 और 16, इसके 40 ग्राम और इसके 44 ग्राम देता है, राइट। ये तो मेरी नॉर्मल बात होगी। अच्छा, इसका 84 मिलीग्राम, इसके 40 मिलीग्राम और इसके 44 मिलीग्राम देगा, अगर वो मिलीग्राम की बात करता है तब। अच्छा, 20 मिलीग्राम इसका कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ, अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड पे फोकस करना है, यानी इस पर। तो मैं पहले देख लूं कि अगर वो 100% प्योर होता, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी। क्वेश्चन अगर कर सकते करिए, ट्राई कीजिए। व्हाट विल द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, परसेंटेज प्योरिटी। तो देखो जी, मैं क्या करता हूं, अगर वो 100% प्योर होता तो कितना देता? 84 ग्राम दे रहा है, 40 ग्राम, 1 ग्राम देगा 40/84, 20 ग्राम कितना देगा? 40/84 इंटू 20, ये देगा 20 मिलीग्राम। अगर ये मिलीग्राम में ले रहा हूं तो ऑब्वियसली आंसर मिलीग्राम में आएगा। तो ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए जी? 40 गुणा 20/84, ये होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, दे रहा है 8 मिलीग्राम। ये कितना है वो हम देखेंगे, कितना दे रहा है। देखो इतना दे रहा है, 40 गुणा 20/84, इतना दे रहा है, लेकिन कितना देना चाहिए? 8, मतलब 8 ग्राम दे रहा है, वो इतना देना चाहिए। तो ये कितनी यील्ड है जो एक्सपेरिमेंटल है, परसेंटेज यील्ड, प्योरिटी कैसे कहते हैं, परसेंटेज प्योरिटी। तो ये तो जी आपकी एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल को रखेंगे ऊपर, अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100। एक्सपेरिमेंटल 8 मिलीग्राम दे रहा है, थ्योरेटिकल दे रहा है 40 गुणा 20/84, और इंटू थ्योरेटिकल ये आ जाएगी आपकी परसेंटेज प्योरिटी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज। सो 8 गुणा 84/40 गुणा 20 गुणा 100, 4 दूना 8, 84, 2 0 से 2 0, आंसर आ गया। अब देखते हैं जी आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इक्वल मासेस, देखो जी क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्राई तो कीजिएगा। इक्वल मासेस H2 और O2 का, और मीथेन भी है एक। देखो जी क्या है, H2 है
O2 है और मीथेन है। अच्छा इक्वल मासेज लेना है, मैं 1 ही ग्राम ले लेता हूँ यार, 1 ग्राम मेरी मर्जी, इक्वल मास लेना है। इक्वल मासेज ऑफ द टेकन इन द कंटेनर वॉल्यूम एंड इन आइडेंटिकल कंडीशन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। अच्छा रेशियो ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जितने मोल्स होते हैं उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा जितने मोल होते हैं 22.4 तो कॉमन ही आएगा सब में, तो मैं मोल से फोकस कर लूँ वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। मोल से फोकस कर लो वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, मोल से फोकस करना। अच्छा ये तो अमाउंट इन ग्राम है, ये तो अमाउंट इन ग्राम है, मोल्स कैसे निकालूंगा, 1 ग्राम है ना, मोल्स कैसे निकालूंगा, 1/2 है ना, ये तो थी अमाउंट इन ग्राम। अब मुझे मोल्स निकालने हैं, 1/2, 1/8 16 फॉर्मूला 32, 1/60 12, 12 और 4 कितना हो गया जी, 16 हो गया। 16 हो गया राइट। अब क्या होगा, 32 से मैं गुणा कर देता हूं, मैं 32 से गुणा कर देता हूं, 32, मुझे एक रेशियो भी तो चाहिए ना, 16 हो गया, 32 हो गया, 2 हो गया, 16 1 2, 16 1 2, 16 1 2, 16 1 2 आंसर राइट है जी। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, मोल से फोकस किया करो, काफ़ी कुछ उसी सॉल्व हो जाता है। देख लो जी क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, सॉल्व करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा 22.4 लीटर है H2 और कितना जी Cl2 है। अच्छा क्या बना रहे हैं जी, HCl इक्वल टू, मतलब मुझे HCl का बताना है, उसने H2 और Cl2 की अमाउंट बताइए लीटर में। तो चलो सबसे पहले तो बैलेंस इक्वेशन, अगर आप बैलेंस इक्वेशन नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन 99% गलत होने के चांसेस हैं, अगर आप स्टोइकियोमेट्री या मोल कंसेप्ट लगा रहे हैं तब। अच्छा इसका 22.4 लीटर H2 का, Cl2 का 11.2 लीटर। सो द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म, HCl के कितने मोल फॉर्म होंगे ये पूछ रहा है। अच्छा मुझे पता है इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से रिएक्शन करके इसके 2 मोल बनाता है ना। अच्छा इसके 22.4 लीटर कहने का मतलब है 22.4 से डिवाइड करूँ, इसको भी 22.4 से डिवाइड करूँ तो इसके मोल आ जाएंगे, यानी इसका 1 मोल है, इसके मेरे पास 0.5 मोल है। अच्छा यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, लिमिटिंग एजेंट वो होता है जिसके मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, लो होती है। अब इसके मोल्स है 0.5, इसकी स्टोइकियोमेट्री है 1, Cl2 की स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, इसके मोल्स है 1, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, सो 1/1 1 आ गया, 0.5/1 0.5 आ गया। तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कम किसकी है, Cl2 की है, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कम किसकी है, Cl2 की है। तो Cl2 ही डिसाइड करेगा कितना अमाउंट प्रोडक्ट बनना चाहिए। अच्छा एक बनाता है 2 यानी दुगना, एक बनाता है 2 तो 0.5 कितना बनेगा, आधा कितना बनेगा 1, दुगना हो रहा है ना, 2 बनाएगा 4, 4 बनाएगा 8, आधा बनाएगा 1, आधे का दुगना 2 1 होता है ना, आधे का दुगना 1 होता है, तो ये कितना बनाएगा 1 मोल। सो 1 मोल HCl। अब 2014 का क्वेश्चन देखेंगे हम, 1 ग्राम, अच्छा मैग्नीशियम को बर्न करना है ऑफ O2 के साथ किया है बर्न इन ए क्लोज वेसल, विच रिएक्शन इज लेफ्ट, विच रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट होना चाहिए, इज लेफ्ट इन एक्सेस। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, करिए। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन जरूर लिखिएगा, O2 होगा यहाँ पर, सो ये MgO होगा, यहाँ पे ये है जी 2Mg + O2 गिव्स 2MgO, राइट है जी 2MgO ना। अब देखो मुझे इसके दो मोल, इसका 1 मोल से रिएक्शन करके इसके 2 मोल बनाएंगे। फिलहाल मैं मोल को छोड़ता हूँ, अमाउंट इन ग्राम ही दी हुई है, ग्राम भी देखता हूँ। 12 Mg 24 दूना 48 ग्राम, 8 और 16 दूना 32 ग्राम से रिएक्शन करके, है ना। इसके 2 गुना 12 Mg 24 + 16 यानी 80 ग्राम बनाएंगे शायद, है ना, और 80 ग्राम बनाने भी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो फॉलो होना चाहिए ना, बाय लेफ्ट साइड मास और राइट हैंड मास बराबर होना चाहिए, 48 32 80 और 80 है राइट हैंड में, है राइट में। तो अब क्या होगा जी, देखो मुझे पता है कि इसके 32 ग्राम कंप्लीटली रिएक्शन करते हैं 48 ग्राम से, O2 के 32 ग्राम, है ना, O2 के 0.56 ग्राम। अच्छा O2 का 1 ग्राम कितने से करेगा, 48/32 यानी 3/2, 16 × 48 16/32, 3/2 से।
विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। अच्छा देखो कितना 0.56 ग्राम्स कर रहा है, तो 0.56 कितने से करेगा जी, 3/2 गुणा 0.56, है ना। चलो देखते हैं कितना बनता है, 28 दूना 56 होते हैं शायद ना, 3 अट्ठे 24, हाँ लगे दो, 3 6 2 8, 0.84 ग्राम। कितने O2 से करेगा, इसका 0.56 ग्राम, इसके 0.84 ग्राम से करना चाहिए, लेकिन 1 ग्राम दिया हुआ है, मतलब ज़्यादा दिया हुआ है आपको, जितना चाहिए उससे ज़्यादा दिया हुआ है। ज़्यादा दिया हुआ है तो मतलब कितना ज़्यादा दिया हुआ भाई, एक में से 0.84 घटाओ, 0.16, 0.16, 0.16, 0.16, कौन बचेगा जी, जो ज़्यादा था, मैग्नीशियम बचेगा ना, मैग्नीशियम बचेगा, O2 थोड़ा ना बचेगा। आगे बढ़ते हैं जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन, अच्छा देखो इससे मोल्स पता चल जाते हैं, खैर, आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम दिया है, द कंसंट्रेशन, और कौन सी कंसंट्रेशन जी, मोलैरिटी। देख लो क्वेश्चन 2013 का है, कल आप ट्राई करना चाहें तो कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी, 6.02। अच्छा देखो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, 1 मोल होता है ना। 6.02 इंटू 10⁻20 मोल्स का क्या मतलब होगा ना, 1/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 ना, इट इज विल बी 1/10⁻3, इतने मोल हैं। इतने मोल कहने का मतलब ये है जी 0.001 मोल है, 10⁻³ मोल है ना। 1/1000 का क्या मतलब होता है, यही तो होता है, 10⁻3 क्या 1000 है। अच्छा मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 0.001, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की बात करूँ तो ये 100 ml है। 100 ml का क्या मतलब होता है, 100 को 1000 से डिवाइड करोगे आप, सो आपका 1/10 दैट मीन 0.1 लीटर की बात आती है, 0.1 लीटर, 10 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट जरा सा शिफ्ट हो जाएगा बस इधर, 0.01, 0.01, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ टेक्निकल टीम से थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे टाइपिंग में, सो इसमें एक ही आंसर होगा, या फिर यहाँ पे मोलैरिटी दी हो सकती है, कुछ ऐसा जहाँ होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अब आगे क्या बढ़ते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट। अब देख लो क्वेश्चन देख लो आप पहले रोक के, अच्छा अब मैं देख करा देता हूँ ना, इससे वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी, कुछ और फायदा थोड़ी ना होता है। इन एन एक्सपेरिमेंट शोड दैट 10 ml ऑफ दिस क्लोराइड रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ दिस AgNO3, देखो AgNO3 है, इसका 10 ml है और इसका जो है ना 0.1 मोलैरिटी है, और कोई जो आपका एल्काइल हैलाइड है XCl, कितने भी हो सकते हैं यहाँ पर, इसके क्या है 10 ml है और इसके 0.05 मोल सॉल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब X के बाद Cl कितने होने चाहिए, 2 1 4 कितने होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो वो मिलीमोल से पता चल जाता है, मुझे पता है कि अगर XCl प्लस AgNO3 हुआ तो एक ही AgCl बन जाएगा, लेकिन अगर XCl2 प्लस AgNO3 हुआ तो कितने जी, 2 की जरूरत पड़ेगी मुझे, एक XCl2 के लिए 2 AgCl की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे Cl3 होता तो मुझे 3 AgCl की जरूरत पड़ती, यानी 3 मिलीमोल होने चाहिए थे। अच्छा मिलीमोल कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल। अच्छा अगर मोलैरिटी को आपने वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो यू विल बी गेटिंग मोल्स। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग वॉल्यूम इन ml बाय मोलैरिटी सो यू विल बी गेटिंग मिलीमोल्स। 0.5 है, 1 है, यानी इसके देखो दुगने हैं, यानी AgNO3 इसका एक मॉलिक्यूल, मुझे इसके 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है,
इस 2Ag इसके X इससे एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, कब होगा? जब XCl2 होगा, ना कि HCl और HCl4, XCl2 होगा। तो आंसर क्या होगा जी आपका? XCl2, जिसमें 2 हैलोजन हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। और अब आगे देखो, आगे आगे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं आपके। हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, नीट के हमने सारे देख लिए 2023 से 13 तक, है ना। अच्छा, अब देखो जी, ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे। ये पहला पार्ट था, ऐसे हम आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। किसी भी अगर आपको कॉम्पिटिशन का निकालना है तो उसके आप प्रीवियस ईयर के 10 साल, एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा, राइट। सो इतना ही था आज के लिए। आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन कीजिए, कमेंट सेक्शन है आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें क्वेरीज पूछिए अपनी, आप उसमें डाउट पूछिए, राइट। थैंक यू।